नमस्कार, मैं शिवेश विश्वकर्मा शिवेश स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का मोटिव ही है कि शिवेश स्टडी पॉइंट स्लोगन क्या है के साथ सीखना हुआ आसान। अगर आज आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये इस वीडियो को के देखने से पहले आप पुरानी वीडियोस को देख लें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियोस को देख सकते हैं और सपोर्ट के लिए लाइक तो बनता है बॉस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा क्या होता है कि पहले क्या पढ़ाया गया है वो चीज़ें एक बार आप ध्यान दे लीजिए। क्या गोली दर्पण क्या होते हैं? अब गोली दर्पण की बात आई थी तो आपको बताया था गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, गोली दर्पण के दो प्रकार के बारे में हमने बताया था। हाँ बच्चों, जो बच्चे देखे हैं तो वो ध्यान से देख लें। गोली दर्पण के दो प्रकार के बारे में हमने बताया था। पहला तो है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल। अब अवतल दर्पण क्या होता है बेटा? देखिए, दर्पण तो इसके साथ लगेगा ही। अब गोली दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग बताइए? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। CONK। देखिए, और उत्तल को कॉन्वेक्स। क्या होता है? कन्वेक्स बोलते हैं ना, कन्वेक्स मिरर। अब देखिए, किसी भी जैसे गोली है गोली दर्पण, यहाँ भी अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण को कॉनकेव और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। दर्पण की परिभाषा क्या होगी बेटा? कांच का बना ऐसा समायोजन। किसका बना रहेगा? कांच का। कांच का बना ऐसा समायोजन रहेगा जिसके एक तल पर आयरन ऑक्साइड या पारस पालिश। मान लीजिए एक तल पर आपने आयरन ऑक्साइड या पारस पालिश तथा दूसरी जो सतह बचेगी वो परावर्तक होगी या परावर्तन की क्रिया हो, उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं। अब बात आती है दर्पण। दर्पण में किसकी? दर्पण दो प्रकार का होता है, हमने चर्चा किया था पिछली वीडियो में। दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा बेटा? दर्पण दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण, समतल दर्पण, गोली दर्पण, समतल गोली। देखिए, समतल गोली, अब दर्पण की तो परिभाषा वही रहेगी, लेकिन समतल दर्पण की परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका तल समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका तल समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और दर्पण की तो परिभाषा ऑलरेडी जानते हैं, यानी एक तल पर पालिश होगा तथा दूसरे तल से परावर्तन की क्रिया होगी। पॉइंट को समझिए, क्या कह रहा है बात, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बाकी सब आसान है, थ्योरी वगैरह बिल्कुल आसान है, न्यूमेरिकल लगाना बिल्कुल आसान है। बस कुछ फंडे होते हैं, कुछ जान लीजिए बस, बाकी कुछ मुश्किल है ही नहीं, आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, गोली दर्पण तथोनाम यथो गुण, जैसा जिसका नाम होता है बेटा वैसा उसका गुण होता है। गोली दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका तल गोली हो, ऐसा दर्पण जिसका तल गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। अब वही गोली दर्पण देख रहे हैं। अब गोली दर्पण क्या होगा? जैसे गोला है, कांच का समायोजन कर दें और एक तल पर किसी भी पालिश कर दें तथा दूसरा तल जो होगा वो क्या हो जाएगा? परावर्तक हो जाएगा, उसी को गोली दर्पण कहेंगे। ठीक है, और सिंपल सी परिभाषा क्या है? ऐसा दर्पण जिसका तल गोली हो उसे गोली दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका तल समतल हो उसे समतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होगा? ध्यान समझिए। अब देखिए, अवतल दर्पण की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश हो। देखिए, गोली दर्पण है, गोली दर्पण में दो भाग कर सकते हैं। गोली दर्पण के दो भाग हो गए,
एक भाग का क्या, एक भाग ऊपर पालिश कर दें, ठीक है, एक भाग में दबे हुए पर पालिश कर दें। जो उभरे हुए भाग पर जब हम पालिश करते हैं और दबे हुए भाग से परावर्तन होता है तो अवतल दर्पण होता है। क्या, जब उभरे हुए भाग पर पालिश हो, यह पालिश किससे होता है, आयरन ऑक्साइड या पारे से पालिश किया जाता है, तथा दूसरी सतह से परावर्तन की क्रिया होती है। परावर्तन की क्रिया होती है तभी आप किसी चीज को देख पाते हैं। देखिए, अब एक सतह से पालिश हो गया तथा दूसरी सतह से परावर्तन की क्रिया होगा। प्रकाश आया, टकराया, चला गया, प्रकाश आया, टकराया, चला गया, तो यही परावर्तन की क्रिया होगी यहां से। तो ये कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण। इसकी परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश हो, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश हो। जैसे मेरे पास इस समय ये है, तो देखिए इसमें दो तल है, एक उभरा हुआ तल है, एक दबा हुआ तल है। अब जिसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दें और दबे हुए तल से परावर्तन की क्रिया हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अव यानी उठा और तल यानी तल, जिसके उठे हुए तल से, सॉरी, अवतल, अव यानी दबा, तल यानी सतह, यानी जिसके दबे हुए सतह से या तल से परावर्तन की क्रिया हो उसे अवतल दर्पण। ये तो शब्दों से हो गई परिभाषा। अब कैसे जानेंगे, अवतल दर्पण यही होता है। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या होगा, उभरे हुए तल पर क्या होगा, पालिश होगा और दबे हुए तल पर परावर्तन की क्रिया होगी, वो क्या होगी, अवतल दर्पण होगी। अब परिभाषा लिख लीजिए, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश हो तथा दबे हुए तल से परावर्तन की क्रिया हो। ठीक है, ये लिख लीजिए। बात अगर नहीं समझ में आती बेटा, वीडियो को थोड़ा सा और पहले करके सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब वही चीज उत्तल की परिभाषा देखिए, अवतल दर्पण, इसको लिख लीजिए, ये अवतल दर्पण की परिभाषा। अब उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होगी बेटा, यहां पर हमने उठे हुए तल पर बताया ना, अब यहां हम दबे हुए तल पर पालिश कर देंगे और उठे हुए तल से परावर्तन होगी, तो वो क्या, उत्तल। ये उत्तल दर्पण का देख लीजिए फिगर। देखिए दबे हुए तल पर, देखिए दबे हुए तल पर हमने पालिश कर दिया और उभरे हुए तल से क्या हो रही है, परावर्तन की क्रिया हो, तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अब पहचानेंगे कैसे, शब्दों से। उत्तल यानी उठा हुआ तल, जिसके उठे हुए तल से परावर्तन की क्रिया होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण सरल शब्दों में बिल्कुल बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। अगर समझने वाले बच्चे हो गए तो सरल शब्दों में बिल्कुल बता रहा हूं और समझ जाओगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए एक लाइक तो बनता है ब्रो, अगर आपको बात समझ में आ रही है, और नहीं भी समझ में आ रही है यार, तो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखो ना यार, कमेंट में लिखो नहीं समझ में आ रही बात। अगली वीडियो आपको, मतलब एग्जाम आते आते मैं रिवीजन करा दूंगा बिल्कुल अच्छे से। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, पढ़ाई कर रहे हो तो ईमानदारी से करो, ठीक है। देखिए मार्क्स के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। मार्क्स तो यार ऑटोमेटिक झक मार के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कायदे से मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये हो गया। इस वीडियो में हमने जाना क्या, पहले ही वीडियो में हमने ये सब पढ़ लिए थे कि उत्तल दर्पण क्या होते हैं, सॉरी गोली दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण क्या होते हैं, उत्तल दर्पण क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमने वीडियो लेक्चर जान लिया। अब इस एक बार परिभाषा बता देते हैं गोली दर्पण का। गोली दर्पण ऐसा दर्पण जिसका तल गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका उभरे हुए तल पर पालिश हो तथा दबे हुए तल से परावर्तन की क्रिया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, सॉरी दबे हुए तल पर पालिश हो तथा उभरे हुए तल से परावर्तन की क्रिया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई बेटा? ध्यान से वीडियो नोट कर लीजिए, कॉपी में ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। और परिभाषा आप देखो यार, आप बड़े हो चुके हो, हम बार बार हर एक चीज़ को एक एक अच्छा लिखे तो ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात नहीं है। अब इसके बाद ये फिगर बना लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। इसके पहली वाली वीडियोज़ में हमने भी काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोली दर्पण संबंधित परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो का टॉपिक क्या हो रही है बेटा, गोली दर्पण
गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान समझिए। यानी गोली दर्पण में कौन सा बिंदु कहाँ स्थित होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये लिख लिए, टॉपिक लिख लिए। इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि देखिए जैसे आप जानते हो गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण, गोली दर्पण किसे कहते हैं, कांच का बना ऐसा समायोजन जिस गोली दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसका तल गोली हो उसे गोली दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया गोली दर्पण। इसमें कौन कौन सी चीज होगी, इसमें हम बीच में क्या होता है, हम जैसे हम दो दर्पण को अलग किए तो हम कहाँ से करते हैं, इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा। तो हेडिंग डालिए, पहला हेडिंग होगा आपका वक्रता केंद्र। पहला हेडिंग क्या है बेटा, वक्रता केंद्र। तो हेडिंग डालिए, लिखिए, पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम समझाते हैं क्या चीज होता है क्या चीज नहीं होता है। तो लिखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं बेटा, नोट कर लीजिए। वक्रता केंद्र, हेडिंग क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से सुन लीजिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैसे थोड़ी लाइट बहुत ज़्यादा है और मैं वीडियो जो है बिल्कुल रात में शूट कर रहा हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों, क्योंकि देखिए हम लोग क्या हैं कि भाई इतनी मेरी वो नहीं है कि हम एसी में रह लें, या वो मेरे पास एसी बच्चों नहीं है। ठीक है, अब कहना तो नहीं चाहिए बट रहने दीजिए, हम नहीं कहेंगे। आप देखिए जितनी ही परेशानियां झेलेंगे आप आगे चल के उतने ही महान बनेंगे। तो संघर्ष ही जीवन है बच्चों, आपको भी ऐसे जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं आपके प्रति, आपको भी संघर्ष करना है मन लगा के। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिए, वक्रता केंद्र क्या हो रहा है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ। अब वक्रता केंद्र से ही जैसे आपको अलग किया गया ना, दो दर्पण बताया गया, एक उभरे हुए तल पर पालिश हो और दबे हुए तल से परावर्तन होगा, एक दबे हुए तल से परावर्तन दबा हुआ तल पर पालिश होगा, उभरे हुए तल से परावर्तन होगा। और उस जो कहाँ से जहाँ से काटा जाएगा वो दर्पण, वही क्या है, उसका वक्रता केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। जैसे गोला था, ये पूरा गोला को हमने दो भागों में बांटा, जहां से हम दो भागों में इसको बांटते हैं वही चीज को इसको केंद्र मानते हैं। ठीक है, एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया, इसको अलग करें तो यही वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप लोग, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दूसरा क्या है, दर्पण का ध्रुव। इसको दर्पण को मिरर, पोल ऑफ मिरर, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, पोल ऑफ मिरर। वक्रता केंद्र तो हो गया, दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर।
ध्यान समझिए बेटा, ध्रुव किसे कहेंगे? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण हो गया, परावर्तक तल, जहां जो तल परावर्तक होगा उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब जैसे हमने अवतल और उत्तल की एग्जांपल लें तो अवतल दर्पण जिसके उभरे तल पर पालिश हो तथा दबे हुए तल से परावर्तन की क्रिया हो, ध्रुव क्या होगा? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पी। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। लिखिए, दर्पण का ध्रुव डालें ना, तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इसका अवतल दर्पण में परावर्तक तल ये हो गया, उत्तल दर्पण में परावर्तक तल क्या होगा? दबे हुए तल पर पालिश होगा, यहां बीच में यहां भी परावर्तक तल होगा। इसका परावर्तक तल मध्य बिंदु यहां, सॉरी, परावर्तक तल यानी जहां से परावर्तन की क्रिया होती है वही परावर्तक तल होता है। जहां से लेके, जैसे यहां जहां जहां पालिश किए हैं यहां यहां इसका परावर्तक तल है, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ ए है, ये यहाँ बी है, तो ये यहाँ ए से लेके बी तक जो दूरी है ये क्या है? पूरा परावर्तक तल है। इसका जो तल है कैसा है? परावर्तक तल है। अब परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके भी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी चाहे जो लिख लीजिए, ठीक है। ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं, किससे? पी से। इंग्लिश में इसे पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोल बोलते हैं। लिख लिए ध्यान से। फिर से दर्पण का ध्रुव किसे परिभाषित करेंगे? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हेडिंग डालिए, तीसरी हेडिंग डालिए, वक्रता त्रिज्या। लिखिए, वक्रता त्रिज्या को लिखिए ध्यान से, पहले लिख लीजिए फिर उसके बाद बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए गोली दर्पण है, इसका केंद्र होता है सी। अब ये यहां होता है ध्रुव, अगर इसको परावर्तक तल कर दिए तो, अगर इसको परावर्तक कर दिए तो इसका होगा ध्रुव यहाँ, ठीक है। इसको बीच से मान लो काट दिए, क्या किए? काट दिए। अब यहां से वक्रता केंद्र पी को मिलाने वाली जो रेखा होगी और यहां से यहां जो रेखा होगी ये हो गई आर, ये भी क्या हो गई? आर, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दो परिभाषा इसको हम डिनोट कर सकते हैं। दो परिभाषा क्या होगी बेटा? वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान सुनिए, एक परिभाषा, गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस खोखले गोले, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, वक्रता केंद्र से ही करते हैं ना नाप से, कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में? अब दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में? अब हेडिंग डालिए, मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ रेडियस, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर रेडियस, कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ना। अब हेडिंग डालिए, मुख्य अक्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। देखिए यहां पर देखिए और यहां पर वक्रता केंद्र यहां का यहां होगा, सपोज दैट पी और सी को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही मुख्य अक्ष होगी। यानी लिखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को
वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इतना हो गया, ध्यान से देखिए। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे बेटा, ध्यान से। ये हमने बनाया अवतल दर्पण, ध्यान समझिए। ये हमने बनाया अवतल दर्पण, यहां होता है ध्रुव होता है, ठीक है। यहां इसका केंद्र होता है, मान लीजिए यहां सी, मान लीजिए, और पी और सी को जो रेखा मिलाई, इसी रेखा को हमने नाम दे दिया मुख्य अक्ष। जो हमने पी और सी रेखा मिलाई वही हो गई मुख्य अक्ष। अब पी और सी से तक की दूरी को हम कहते हैं आर, रेडियस, त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी जो होती है। अब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और टकराया, परावर्तन की क्रिया होगा, जिस बिंदु से जाएगा वहीं होता है मुख्य फोकस, ठीक है। अब हेडिंग डालिए, मुख्य अक्ष तो हो गया बेटा, अब हेडिंग डालिए मुख्य फोकस। इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस किसे कहेंगे, ध्यान से सुनिए और लिखिए। मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मान लीजिए यहां मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा था प्रकाश की किरण, टकराया, परावर्तन पश्चात जिस बिंदु से होकर गया, यही क्या होगी, मुख्य फोकस को होती है। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल एफ से। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये कौन सा दर्पण है बेटा बताइए, उत्तल दर्पण है। यहां होता है वक्रता केंद्र मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं जो प्रकाश की किरणें, वही होता है इसका मुख्य अक्ष। ये होता है उत्तल दर्पण के लिए, होता है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में डायरेक्ट परावर्तन की क्रिया होगी, उत्तल दर्पण में परावर्तन तो हो जाएगा लेकिन जाती हुई रेखा किरणें जो हैं वो प्रतीत होंगी। तो यहाँ तक बात समझ में आया। अब यहाँ एक नोट करने वाली पॉइंट ये है बेटा कि ध्यान से सभी दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, और एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि प्रकाश सदैव बाईं ओर से चलती है। ये याद रखना, ये याद रखोगे तो कभी आपका फिगर गलत नहीं होगा। प्रकाश हमेशा बेटा, हमेशा प्रकाश बाईं ओर से ही चलती है, ठीक है। अब देखिए, अगर बाईं ओर से नहीं डालोगे तो प्रकाश, बाईं ओर से नहीं डालोगे तो गलती हो जाएगा। और जितने भी प्रैक्टिकल जब कराने लगते हैं, जब टीचर्स क्या है, टीचर्स भी बहुत बार गलती कर देते हैं। साथ में मेरे से भी गलती एक आध बार हो गया है कि जब हम प्रैक्टिकल करा रहे होते हैं तो प्रैक्टिकल में जब हम प्रकाश को दाहिने से डाल देते हैं तो उसका सही से उसका निष्कर्ष नहीं मिलता। हमको हमेशा प्रकाश हमेशा बाईं ओर से ही चलती है, ये नोट पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब देखिए, P से जितनी दूरी F की होगी उतनी ही दूरी C की होगी ना, इसलिए दूरियां बराबर होती हैं। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देने वाली योग्य है कि आप फोकस दूरी की परिभाषा लिख लीजिए। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहेंगे, ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इसे कैपिटल एफ से इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये एफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से समझिएगा। ये आज की वीडियो जहाँ तक है हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आए होंगी तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। रात बहुत हो गई है बच्चों, सोइए आप लोग। हैप्पी जर्नी और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब जागने का भी वक्त आ गया है बच्चों। अब देखिए, बात इतना है कि आप लोग पढ़ाई मन लगा के करिए, और हमारी ऑफलाइन बैच की फीस बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।